नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में पश्चिम बंगाल के एक बेहद बड़े और गंभीर चुनावी विवाद की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने चुनाव प्रक्रिया और तकनीक के इस्तेमाल पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए ये विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डेटा, शोधकर्ताओं के सामने लाई गई रिपोर्ट्स और सोर्स मटेरियल पर आधारित होगा। कोई राय नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के डेटा के जरिए इस पूरी स्थिति को डिकोड करते हैं। आज हम जिन मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे वो हैं डिलीशन क्राइसिस की असली हकीकत, बिना टेस्ट किए गए एल्गोरिथम का इस्तेमाल, डेमोग्राफिक डेटा की विसंगतियां, कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल गलतियां, इस पर हो रही राजनीतिक बहस और आखिर में डेटा पारदर्शिता के दावे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वोटर डिलीशन क्राइसिस से। 2 अप्रैल 2026 की एक घटना पर गौर करते हैं। मालदा जिले में नेशनल हाईवे पर बैरिकेड लगे हैं। भीड़ ने वीडियो ऑफिस के अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स को पूरे 9 घंटे तक बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये लोग कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। ये आम नागरिक थे, शिक्षक, किसान, छोटे दुकानदार, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ये इतने हताश और गुस्से में इसलिए थे क्योंकि रातों रात इनका वोट देने का अधिकार इनसे छीन लिया गया था। और ये हताशा महज चंद लोगों की नहीं थी। जरा इस नंबर पे नजर डालिए, 61 लाख। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR नामक प्रक्रिया के बाद राज्य के लगभग 8% वोटर्स यानी 61 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से पूरी तरह डिलीट कर दिया गया। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है। बात सिर्फ नामों के कटने पर नहीं रुकी, एक बिल्कुल नई और उलझाने वाली कैटेगरी सामने आई, सस्पेक्टेड वोटर यानी संदिग्ध मतदाता। इसके चलते लगभग 60 लाख और लोगों को अंडर एडजुडिकेशन डाल दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये 60 लाख लोग न तो पक्के तौर पर वोटर बचे और न ही पूरी तरह से डिलीट हुए। वे बस ब्यूरोक्रेसी की भूल भुलैया में कहीं अटक कर रह गए। दूसरा हिस्सा, द अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम। आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे? इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। नवंबर 2025 में SIR प्रक्रिया शुरू होती है, फरवरी 2026 में फाइनल वोटर लिस्ट आती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दिन था 24 मार्च 2026। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस शाम सॉफ्टवेयर में इतनी बड़ी खराबी आई कि उसने एक ही रात में पूरे राज्य के 7 करोड़ वोटर्स को सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया। बाद में इसे तकनीकी खामी बताकर वापस लिया गया, लेकिन जरा सोचिए, बिना प्रॉपर टेस्टिंग के लागू किया गया सिस्टम कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। ये एल्गोरिथम काम कैसे कर रहा था? इसका लॉजिक बेहद सख्त और बिना किसी इंसानी समझ के था। मान लीजिए किसी पुराने सरकारी दस्तावेज में स्पेलिंग में ओ की जगह यू लिखा है, सिस्टम तुरंत उसे फ्लैग कर देगा। पिता और पुत्र की उम्र में 15 साल से कम का अंतर दर्ज हो गया है, फ्लैग। और नतीजा, बिना किसी जांच पड़ताल के सीधे सस्पेक्टेड वोटर का ठप्पा। हमारे यहाँ पुराने डॉक्यूमेंट्स में ऐसी छोटी क्लेरिकल गलतियां बेहद आम हैं और इस एल्गोरिथम ने उन्हीं गलतियों के आधार पर लाखों लोगों को अधिकारों से वंचित कर दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, डेमोग्राफिक्स और डेटा विसंगतियां। जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो दावों में कहा गया था कि इससे अवैध घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। लेकिन सामने आए आंकड़े बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं। पूरे राज्य में औसतन 4.3% वोटर्स अनमैप्ड मिले। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों में ये संख्या सबसे कम, महज 0.6% थी, जबकि सबसे ज्यादा 9.5% अनमैप्ड वोटर्स मतुआ हिंदू शरणार्थी बाहुल्य इलाकों में मिले। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इस टेबल में दिए गए कुछ इलाकों के ट्रेंड्स इस विसंगति को और साफ करते हैं। कोलकाता पोर्ट को ही ले लीजिए। यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 50% है, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में इनका हिस्सा 82% बताया जा रहा है। मेटिया ब्रूज में 60% आबादी के सामने सस्पेक्टेड लिस्ट में शेयर 87% है। भवानीपुर जैसी सीट पर भी, जहाँ मुस्लिम आबादी 20% है, वहाँ सस्पेक्टेड लिस्ट में वे 52% हैं। खोजी पत्रकारों की रिपोर्ट से ये आरोप सामने आया है कि एक विशेष डेमोग्राफी को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक दर पर सिस्टम ने फ्लैग किया। चौथा हिस्सा, VIP विक्टिम्स और सिस्टम फेलियर। ये सिस्टम कितना अंधा था, इसका अंदाजा इन हाई प्रोफाइल नामों से लगता है। कारगिल युद्ध लड़ चुके मोहम्मद दुआल अली, जिनके पास सेना के तमाम दस्तावेज हैं, उन्हें सस्पेक्टेड मान लिया गया।
रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस मुंशी, वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर ऋचा घोष और यहां तक कि राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती तक का नाम इस लिस्ट में आ गया। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये रही कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स ग्राउंड पर दूसरों का वेरिफिकेशन कर रहे थे, एल्गोरिथम ने उन्हें ही संदिग्ध मान लिया। इस फेलियर के पीछे प्रशासनिक लापरवाही की रिपोर्ट्स भी हैं। एक तरफ आधिकारिक प्रोटोकॉल कहता है कि किसी भी बदलाव के लिए चुनाव आयोग के लिखित निर्देश और ग्राउंड वेरिफिकेशन जरूरी हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में आरोप है कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। आरोप है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बिना किसी लिखित आदेश के सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए अधिकारियों को वोटर्स को एब्सेंट मार्क करने के निर्देश दे दिए। नियमों को इस तरह दरकिनार करना एक बहुत ही गंभीर आरोप है। पांचवां हिस्सा, वोटर एडिशन के आरोप। अब इस पूरे मुद्दे की राजनीतिक बहस को समझते हैं। एक तरफ तो 61 लाख मौजूदा वोटर्स के नाम कटने की बात है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी आरोप लगा रही है कि दूसरे राज्यों से आए कार्यकर्ताओं द्वारा एक ही दिन में फॉर्म 6 के 30,000 आवेदन जमा किए गए, जो कि नए वोटर्स के लिए होता है। यानी सीधा सा आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुराने वोटर्स को हटाया जा रहा है और बाहरी लोगों को लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। ये सब चुनावी नतीजों को कैसे पलट सकता है, इसे इन सांख्यिकी आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 42% सस्पेक्टेड केसेस केवल उन 3 जिलों में है जहां हार जीत का अंतर बेहद कम रहता है। राज्य की 294 में से 234 सीटों पर प्रभावित वोटर्स की संख्या पिछले चुनाव के जीत के अंतर से कहीं ज्यादा है। और सबसे बड़ा संयोग देखिए, 2021 के चुनाव में जीतने वाली पार्टी की कुल वोट लीड लगभग 60 लाख थी और इस बार जो वोटर्स डिलीट हुए हैं उनकी संख्या भी लगभग 61 लाख है। यही वजह है कि इसे लेकर इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। छठा और आखिरी हिस्सा, ट्रांसपेरेंसी और अपील्स। सोर्स मटेरियल के मुताबिक डेटा को पारदर्शी बनाने की बजाय उसे और उलझा दिया गया। फाइनल लिस्ट को 228 MB की भारी भरकम PDF फाइल्स में निकाला गया, जिन्हें सर्च ही नहीं किया जा सकता था। डाउनलोड करने पर ऑटोमेटेड कैप्चा लगा दिए गए और करीब 10% एंट्रीज पर जानबूझकर अंडर एजुकेशन का वाटरमार्क इस तरह लगाया गया कि कोई AI या सॉफ्टवेयर उसे आसानी से पढ़ ना सके। आखिरकार कुछ स्वतंत्र संस्थाओं को सच्चाई सामने लाने के लिए हजारों रिकॉर्ड्स मैन्युअली डिजिटाइज करने पड़े। अगर किसी का नाम कट गया है तो उसे अपने अधिकार वापस पाने के लिए इन कदमों से गुजरना होगा। पहला, चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करना। दूसरा, ऑनलाइन या ऑफलाइन एक औपचारिक अपील सबमिट करना। और तीसरा, आधिकारिक ट्रिब्यूनल हियरिंग का इंतजार करना ताकि वे खुद को वैध नागरिक साबित कर सकें। सुनने में यह एक सीधी प्रक्रिया लगती है ना? लेकिन असलियत इस एक नंबर में छिपी है, 2। जी हां, 27 लाख से ज्यादा डिलीटेड वोटर्स में से रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक केवल 2 लोगों की ट्रिब्यूनल हियरिंग हो पाई है, जबकि लाखों लोग न्याय के इंतजार में लंबी लंबी कतारों में फंसे हुए हैं। ये नंबर हमारे सिस्टम की धीमी गति और आम नागरिक की बेबसी को बहुत साफ तौर पर दर्शाता है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल सामने आता है। जब बिना टेस्ट किए गए एल्गोरिथम, अपारदर्शी डेटा और व्हाट्सएप पर दिए गए आदेश लोकतांत्रिक भागीदारी को तय करने लगे, तो एक नागरिक के वोट देने के मौलिक अधिकार पर असल नियंत्रण आखिर किसका रह जाता है? तकनीक का काम सिस्टम को बेहतर बनाना और पारदर्शी करना है, न कि लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।